दो बातें यहाँ पे, अगर कैंसर हो तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को कैंसर हो तो यहाँ पे आ जाओ, आपको ये लगेगा कैंसर कुछ होता ही नहीं, कोई इतनी बड़ी बीमारी है ही नहीं, वात पित्त और कफ से ही रिलेटेड है और कुछ नहीं है। कुरुक्षेत्र के HIIMS हिम्स हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन क्योंकि आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में होंगे और वहां पे आपको कीमो चढ़ रहा होगा और पता नहीं क्या क्या चढ़ रहा होगा, तो आपके दिमाग में अलग फोबिया क्रिएट है, हाय कैंसर, नाम से ही आदमी मर जाओ यार। कैंसर ऐसी बीमारी है क्या जो ठीक नहीं होती? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी बॉडी को हमें उस तरह से बस तैयार कर लेना होता है। बॉडी में इतनी क्षमता होती है कि वो अपने आप को, अगर आप उसे वातावरण दोगे तो वो बीमारी से लड़ने की क्षमता विकसित कर लेती है। भगवान ने बॉडी में डॉक्टर बैठा के रखा हुआ है। ओके। तो वो बस आपको बॉडी को वातावरण देना है अपने, और बीमारी अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं होगी, मतलब वात पित्त और कफ यही मानूं मैं? हाँ बिल्कुल, इन्हीं का ये डिसबैलेंस थोड़ा सा है। बाकी है, एक बीमारी आ गई है तो डरना क्या। भगवान ने एक चैलेंज दिया है हमें, जैसे शुगर आ गई है। हाँ, बस चैलेंज दिया है आपको। अपना आहार विहार व्यवहार पे ही काम करना होता है, अपने दिनचर्या को प्रॉपर सेट कर लेना होता है, एक डिसिप्लिन में बस चलना होता है, तो हम ठीक हो जाते हैं। और डिसिप्लिन कैसा, हम चूँकि सौर्य मंडल के अंदर आते हैं, तो जिस तरह से प्रकृति के साथ सब चीज़ जुड़ी हुई है, उसी हिसाब से बस डिसिप्लिन में रहना है। कोई बहुत बड़ा साइंस भी नहीं है कि कोई चाबुक लेके खड़ा हुआ है कि वो शुरू हो जाओ, ऐसा नहीं है। Okay. जैसे सूरज उगता है उसी के साथ आपको अपनी दिनचर्या शुरू करनी होती है। सूरज ढलने के साथ ही दिनचर्या को धीरे धीरे कम करते जाना है और टाइम पे सो जाना है। तो ये अगर आप इस साइंस को समझ लेंगे, चीज़ें अपने आप ठीक होने लगेंगी। कितना सिंपली आपने समझा दिया ना। जैसे सूर्योदय होता है तो उठ जाना है, और जैसे सूर्यास्त होता है तो सो जाना है। बस आदमी ठीक होता रहेगा। खाने पीने में आपको प्रकृति से जो चीजें मिली हुई हैं, ठीक है, समझ लीजिए कि आज से हम 150-200 साल पहले की जो जिंदगी जी रहे थे जी, उसमें जो चीजें हम खा पी रहे थे, अगर मैं अपने बचपन को भी देखूं तो जो चीजें जिस तरह से हम लोग खा पी रहे थे, अगर उस तरह से चीजें चलती रहेंगी तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ठीक है, तो कोशिश यही करनी है, क्योंकि इधर जानते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा मार्केटिंग वाले बंदे हो गए। हर चीज़ पैकेट में आने लगी है, हमें सब चीज़ तो वही ज़्यादा नुकसान कर रही है। हमने अपने आप से, प्रकृति से जैसे जो फल वगैरह जैसे मिल रहे हैं वो चीज़ खाना कम कर दिया या बंद ही कर दिया है। ठीक है, जब हमें कुछ भूख लगती है तो हम इन सब चीज़ों पे जाते नहीं है कि हमें जो प्रकृति से चीज़ें मिली हैं वो खा लें। तो हम सोचते हैं कि पैकेट वाली कोई चीज़ है उसे खोल लो और तुरंत खा लो, जबकि वैसा नहीं है। आप तो काफ़ी यंग हो, हम लोग ने तो अपने बचपन में देखा है कि हमारे स्कूल्स में कैंटीन नहीं होती थी। एक छोटी सी खटकिन जैसी कोई एक लेडी बैठी होती थी, उसने सीजनल चीज़ें, फ्रूट्स रखे होते थे। बहुत ज़्यादा हो गया तो एक मूंगफली रख ली, ठीक है। वो फ्रूट्स ही हम लोग की मंचिंग ही इस तरह से होती थी कि हम लोग जंक फूड की तरफ जाते ही नहीं थे। चने थे, मूंगफली थी, इनके साथ गुड़ खा लिया। और साथ में आप ज्यादातर तो वो सीजनल फ्रूट्स रखती थी, जिन फ्रूट्स के हम लोग नाम तक भूल गए हैं, क्योंकि इतना ज्यादा प्रोफेशनल सब लोग हो गए कि वो फ्रूट्स भी खत्म होते चले गए। हम लोग सीजनल फ्रूट्स पे भी कहाँ आजकल दिखते ही नहीं है। ठीक बात है, सीजनल फ्रूट की बजाय एडवांस, आज गर्मी में तो सर्दी के फ्रूट खा रहे हैं। बिल्कुल, वो भी बहुत नुकसान करता है। अब सीजन के खाओ ना, और सीजन के बहुत से फ्रूट्स के नाम तो अगर मैं कहूँ मेरे ही बच्चों को नहीं मालूम होंगे, आपकी जनरेशन को भी हो सकता है नहीं मालूम हो। हम सारी चीजें भूलते चले गए। प्रकृति ने जो चीजें सीजन के हिसाब से बनाई थी हमारे लिए, जब हमने उसे खाना छोड़ दिया तो उसने उगना ही छोड़ दिया। तो अगर हाइब्रिड का भी नाम दे दिया, बिल्कुल उसको तो हाइब्रिड का बहुत सी चीजें। अब जैसे हाइब्रिड में आप समझ लीजिए कि चावल, पहले चावल को आप देखिए हमारे पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता था, अक्षत उसको बोला जाता था जी, ठीक है। चावल पहले मोटा पुराना चावल ही यूज होता था। फिर से मैं अपने बचपन पे आती हूँ, आप में से भी बहुत से लोगों ने घर में पुराना मोटा देसी चावल खाया होगा। बासमती हम लोग कभी कभी इस्तेमाल करते थे, आजकल हर घर में रोज में बासमती यूज हो रहा है। उसमें भी अगर आप किसी मॉल वगैरह में चले जाइए या किराना स्टोर पे ही, नॉर्मल नुक्कड़ की किराना स्टोर पे चले जाइए, वहाँ पे आपको बासमती की ही 4 वैरायटी दिखा देंगे
कि ये थोड़ा छोटा तो ना है, ये उससे लंबा, ये इसमें ज्यादा महक है बासमती की, तो वो कैसे हो रहा है? वो लैब में विकसित किया जा रहा है बीज को, नेचुरल नहीं है वो लैब में एक तरह से थोड़ा सा ज्यादा लंबा दाना बनाना है तो उस तरह से, तो जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया है चीजों को, हाइब्रिड बना दिया है। कोई भी देसी चीज अगर आप लेंगे तो वो आपको नुकसान नहीं करेगी। क्यों आज के डेट में क्यों इतने कैंसर पेशेंट दिख रहे हैं? कारण तो यही है ना कि हम लोग ने सीजनल और लोकल खाना बंद कर दिया है। अगर हम सीजनल और लोकल पे रहें तो हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन जब हिम्स की बात आती है, आचार्य मनीष जी जब हमें दिखते हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी जब हमें दिखते हैं, तो हमें ये लगता है ये तो इनके पास जाओगे तो जाते ही गेहूं कहेंगे, गेहूं मत खाओ, आप दूध मत पियो। तो सच में गेहूं, दूध ये नुकसान करते हैं? चावल, चीनी ये नुकसान करते हैं? चीनी तो बिल्कुल भी नुकसान करता है, दूध भी नुकसान करता है। दूध आप देखिए हिंदुस्तान में, अगर आप गूगल ही कर लीजिए कितना प्रतिशत दूध आपका असली है, कितना प्रतिशत असली है, हाँ, कितना असली दूध है मार्केट में, नकली ज्यादा पकड़ा जाता है। हाँ, और हम सोचते हैं हमारे घर में तो असली ही आ रहा है, हमें तो कुछ होगा नहीं। दूसरी चीज, ठीक है, आचार्य जी भी कहते हैं आप देसी गाय का देसी दूध या उससे बनी हुई दही ले सकते हैं, जैसा आचार्य, लेकिन वो देसी गाय कितनी है? आप वैसे कहाँ से हैं? जिंद से हैं। जिंद में जैसे मैं भी जमींदार परिवार से रही हूँ जी, तो हमारे यहाँ भी गायें पाली जाती थी, देसी गाय, ठीक है। हम लोग उस वक्त छोटे छोटे होते थे और गाय को कितनी शुद्धता से पाला जाता था। उसके आप बाड़े में नंगे पैर ही जूते पहन, चप्पल पहन के नहीं जा सकते थे, ठीक है। उसको जब जूठे हाथ से भोजन नहीं दे सकते थे, उतनी शुद्धता से गाय को पाला जाता था। वो चरने जाती थी चारागाह में, कुछ गंदगी वो नहीं खाती थी, बासी तो बहुत दूर की बात है। अब हम लोग घर की बची हुई रोटियां देते हैं, उसमें फंगस भी लगी होती है, ठीक है, ये तो सोचा ही नहीं है ना। आप गौशाला चले जाइए, जगह जगह से रोटियां इकट्ठी होके आ रही हैं। तो आचार्य जी तो यही कहते हैं, गाय शुद्धता से पाली गई हो, वो चारागाह में चरनी जाते हो, तब उसका दूध आपके लिए ठीक है, वो भी दही के रूप में, लेकिन वो भी जब डॉक्टर्स आपको बोले। नहीं तो गाय का दूध अच्छा है, लेकिन भैंस का दूध तो कहीं पे भी नहीं, मतलब आयुर्वेदा में भैंस का वर्णन नहीं है, जिक्र नहीं है, आयुर्वेदा में जिक्र बिल्कुल भी नहीं है भैंस का। अगर हम लोग आज के युग में भी देखें ना, तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा पूरे वर्ल्ड में कहीं भैंस का दूध नहीं पिया जा रहा है। सिर्फ यही 3 देश हैं जहाँ पे आपको मुझे लगता है भैंस को प्राथमिकता दे रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश तो हम लोग इसीलिए, क्योंकि पहले हर घर में गायें होती थी, वो भी देसी होती थी, तो तब वो शुद्धता हो जाती थी। आजकल कोई नहीं पाल पा रहा है गाय, जो पाल भी रहे हैं और दूसरा उनको इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, हाँ? दूध बढ़ाने के लिए, तो वो आप इमेजिन करिए कि जब आपके घर में कोई लेडी के मतलब बच्चा होता है, बेबी होता है, तो कितनी हम बाउंडेशन उस नई माँ के लिए लग जाती है कि तुम ये ना खाओ, नहीं तो बच्चे के पेट में दर्द हो जाएगा, वो ना खाओ, बच्चे को नुकसान करेगा, क्योंकि वो फीड करा रही है अपने बच्चे को। जब माँ बच्चे को, माँ जो खाएगी वही बच्चे में जाएगा। इसीलिए तो हमारी बूढ़ी नानी दादी ये कहती हैं कि माँ को यह ना खिलाओ, बच्चे को ये नुकसान कर जाएगा, माँ को वो ना खिलाओ, वो नुकसान कर जाएगा, माँ को अच्छा खिलाओ तो बच्चे को अच्छा होगा। तो क्या वो गाय भैंस हमारा इतना अच्छा खा रही है? एग्जैक्टली नॉट, बिल्कुल नहीं खा रही है, सच में नहीं खा रही है। और फिर आप आशा कर रहे हैं। अच्छा दीदी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अब बात करते हैं एक कैंसर पेशेंट की। वो सुबह उठे तो क्या करे, क्योंकि अभी दिमाग में यही है कि सुबह उठते तो उसको बहुत सारा पानी पीना है, और इनफैक्ट बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं जितना मन करे तो पानी पियो, नहीं करे तो मत पियो। बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां चलती हैं, पानी पीना है, फिर उसको नंगे पैर घास पे घूमना है, फिर उसको ये करना है, फिर उसको फलाहार खाना है, और फल भी कहाँ अब अच्छे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इंजेक्शन से या किसी पेस्टिसाइड से पकाए जा रहे हैं। दिमाग इतना घूम गया। अब तो आपने गाय के दूध के लिए भी बता दिया, कितनी शुद्धता से उनको खाना मिल रहा, नहीं मिल रहा है। तो अब सुबह उठने से लेकर और रात के सोने तक एक कैंसर पेशेंट क्या खाए?
देखिए, अगर फिर से मैं कहती हूँ कि आपको ये फाउंडेशन लग रही होगी कि हम ये आचार्य जी जैसे कह रहे हैं, डॉक्टर BR से, कि हमें धरती पे नंगे पैर चलना चाहिए। क्या हुआ है कि फिर से वही, जब हम इतने वो हो गए, मतलब समृद्ध हो गए या कुछ भी करिए, पढ़े लिखे हो गए, तो हमने जमीन पे चलना छोड़ दिया नंगे पैर। यहाँ तक कि पहले बच्चे जमीन पे खेलते रहते थे तो हाथ में भी उनके दस्ताने पहना दिए। तो बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी धरती के अर्थिंग से कैसे मिली? धरती हमारी माँ है। और इस पे तो डॉक्टर BRC पूरा एक सेशन लेते हैं, बिल्कुल। 0 वोल्ट थेरेपी पे। तो धरती पे के संपर्क में तो हमें आना ही होगा। तो इसके लिए पहले क्या होता था, घर में आंगन होते थे, है ना, लोग नंगे पैर चलते थे, मंदिर भी नंगे गाय के पैर गोबर का लेप होता होता था जी। बड़े बड़े आंगन होते थे, नंगे पैर चलते थे, किसी में इतना थे नहीं। बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे मजबूत भी होते थे, ठीक है। तो अब वही चीज, हाँ, सब चीज, मटके का पानी पीते थे, फ्रिज नहीं था। मटके का पानी पीते थे, फ्रिज नहीं था। अब वही सारी चीजें जो अच्छी थी वो सारी चीजें बंद कर दी गई, तो बॉडी आपकी किसी भी बीमारी से लड़ने में सक्षम ही नहीं रही। तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोला जा रहा है, बस आपको उन चीजों के प्रति जागरूक कराया जा रहा है, एक साइंटिफिक प्रूफ देके। क्या हमें वही आदिवासी रूप में जाना पड़ जाएगा? आदिवासी तो नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं तो आदिवासी नहीं हूँ। सिंपल सी चीज है। क्योंकि मैंने अपना बचपन इन्हीं सब तरह के माहौल में देखा है, तो मुझे बहुत ही लॉजिक लगता है। हम लोग आराम से इस तरह की चीजें कर सकते हैं, बस हमें जानते हैं क्या करना होगा। सब लोग, चलिए आजकल फिर सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, मैं मानती हूँ सब बिजी हैं, लेकिन हमें बस सुबह उठने की आदत में चेंज करना होगा। सूरज की पहली किरण के साथ ही हमें उठ जाना होगा। अगर हम वैसे उठ गए तो हमारा दिन वैसे ही बड़ा हो जाएगा, और तब आप डिसिप्लिन से हर चीज कर सकते हैं। ये सर्केडियन साइकिल के अंदर आता है। इसको भी आचार्य जी और डॉक्टर BRC पूरा एक सेशन ले लेते हैं कि इसके क्या फायदे होते हैं। बाकी आप डॉक्टर श्रीवास्तव से भी एक बार इस बारे में बात कर लीजिएगा जी। इसके बारे में मैं डिटेल में उतना अच्छे से नहीं बता पाऊंगी, डाइट के थ्रू बता पाऊंगी। अब आता है डाइट में मैं वायु को भी शामिल करती हूँ। ये जो वायु है, यही तो प्राण वायु, आकाश, सब कुछ शामिल कर लेंगे आप इसमें। तो वायु जो है ये हमारा आहार है। जी जी जी, बता रहे, ठीक है। तो वायु के लिए, आहार के लिए योग, जिसमें प्राणायाम होता है। प्राणायाम आपके सांसों को सही ढंग से लेने का तरीका होता है, ठीक है। प्राणायाम आपके शरीर की 10 बालों से भी 10 गुना पतली धमनियों को शुद्ध कर देता है। इसमें अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि, भ्रामरी, भ्रमरी, भ्रामरी तो आपके माइंड को पूरा रिलैक्स कर देता है, ठीक है। तो आप जब सुबह उठते हैं, सूरज की जैसे ही पहली किरण पड़ती है धरती पे, वैसे ही पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर देते हैं। रात की सारी इम्प्योरिटी खत्म रहती है, रात में सारा सोख लिया उन लोग ने कार्बन डाइऑक्साइड, सुबह ऑक्सीजन छोड़ा। तो आप उसी वक्त अगर योगा करेंगे और सूरज की रोशनी में बैठेंगे, वैसे ही आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। धूप आपकी बॉडी पे पड़ेगी, आपके सारे हार्मोन नियंत्रित होते चले जाएंगे। और सिर्फ हम सांसों के लिए ही तो जिंदा है, ठीक बात, ठीक है। और सांस हमने सही ढंग से ले ली तो क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। 1 घंटे हमने लंबी सांस ले ली, आयु तो वैसे ही बढ़ गई। हर धर्म में बोला गया है कि आप अपनी सांसें लिखा के आए हो। तो 1 घंटे आपने अगर अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, भ्रामरी, भ्रमरी कर लिया, वैसे ही सांसें आपने गहरी गहरी ले ली। पूरे दिन हम छोटी छोटी सांसें लेते हैं, तो 1 घंटे में आपने जो सांस ले ली, तो एक तो ये बॉडी में ऑक्सीजन आपके प्रॉपर मात्रा में चला गया, सांसें वैसे ही लंबी हो गई, दिमाग में ऑक्सीजन प्रॉपर चली गई। हमारे सेल को सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत है बॉडी को चलाने के लिए। आपका ब्लड, आपका पानी, आप जो भी कुछ खाते पीते हैं, सिर्फ उस सेल तक ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। और ऑक्सीजन, और कहते हैं ना, कैंसर सेल्स वहीं पे नपते हैं जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। तो सुबह का 1 घंटा आपने योगा कर लिया तो ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में हो गई। धीरे धीरे करके वो सेल, उस सेल तक भी ऑक्सीजन पहुंचने लगे। वो सेल वहीं पे खत्म होने शुरू हो गए। जो मल्टीप्लाई हो रहे थे वो मल्टीप्लाई होना बंद कर दिए।
तो एक ही सिंपल साइंस है। ठीक है, प्राणायाम होगी, भ्रामरी होगी, ये सब कुछ ये हो। सब हो गया। खाना क्या है? खाना आपको बस प्रकृति के हिसाब से खाना है। आचार्य जी और डॉक्टर BRC के हिसाब से हमें ब्रेकफास्ट जो करना चाहिए, सबसे पहले तो हमारे अपने बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाना है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए या आपका बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करने के लिए, कैंसर को आप इन्फेक्शन ही बोलते हैं? इन्फेक्शन तो नहीं कहेंगे प्रॉपर, ये सेल मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये डैमेज भी होते हैं या डैमेज कीमो कहते हैं, कीमो करवाओ तो कीमो के थ्रू तो आप कीमो को नहीं मालूम है ना कि किस सेल को डैमेज करना है, वो तो सबको जाके डैमेज कर रहा है। सही बात है, ठीक बात है। कीमो को तो ये नहीं मालूम कि किसको डैमेज करना तो है। यहाँ खाने के थ्रू उस सेल को डेड कर सकते हैं? खाने के थ्रू ये इंटरमीडिएट फास्टिंग के थ्रू होता है। जैसा जितना कि ज्यादा भूखा रहे आदमी। हाँ, जितना ज्यादा भी नहीं, क्योंकि बॉडी को तो एनर्जी की जरूरत होती है जी। तो यहाँ इंटरमीडिएट फास्टिंग 14 से 16 घंटे की बोली जाती है, जो कि आप सुबह अगर आप ब्रेकफास्ट जो 10 बजे से करना शुरू करते हो और रात का भोजन अगर 6 बजे तक खत्म कर लेते हो, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे के बीच में आप कुछ भी खाओ, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन शाम को 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक आपने सुबह 10 बजे तक सिर्फ पानी पी सकते हैं? थोड़ा बहुत पानी, हाँ पानी आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो कितना ही पिए, लेकिन उस दौरान दूध नहीं पी सकते, दही नहीं खा सकते? वो तो वैसे ही बंद है। हाँ, वो तो हिंदू वालों ने वैसे ही बैन कर दिया। बैन तो क्या किया है, क्योंकि अब इतना ज्यादा प्योर नहीं है तो वो करना पड़ रहा है। तो मतलब आपकी डाइट में ऐसा कुछ है कि वो खाना बॉडी को मिलेगा, ना कि कैंसर सेल को? ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि वो कैंसर सेल को मिलेगा नहीं। हाँ, जब हम भूखे होते हैं तो वो सेल जो कैंसर सेल होते हैं वो अपने आप को ही खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है, और आप जितना खा रहे हो, अगर आप शुगर या कार्ब्स की मात्रा ज्यादा ले रहे हो तो वो सारा कैंसर सेल ही ले लेते हैं। तो इसलिए हम शुगर और कार्ब्स की मात्रा को कम कर देते हैं, शुगर को बंद कर देते हैं, कार्ब्स को कम। और हम जब इंटरमीडिएट फास्टिंग के समय में शाम को 6 बजे के बाद हमने कुछ नहीं खाया और सुबह 10 बजे तक कुछ नहीं खाया, तो उस को तो भोजन चाहिए, तो वो अपने आप को ही खत्म करना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से वो कम होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे ये हैबिट में आता जाएगा। तो एक तरह से कहते हैं ना, उस हर सेल का एक ब्रेन होता है, उनका भी अपना ब्रेन होता है। धीरे धीरे उनका ब्रेन सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा और एक दिन बीमारी खत्म। ब्रेन को, हर सेल का एक ब्रेन है ना, उसी को हमें सुचारू रूप से चलाना है। ठीक है। और जो हम भोजन करेंगे वो हमें प्रकृति से जो भोजन मिला हुआ है वो करेंगे। अब जैसे प्रकृति से हमें फल मिले हुए हैं, इनको हम खाएं, दालों को स्प्राउट्स करके खाएं, अंकुरित करके। कोई भी खाएं जो उस मौसम के हिसाब से, उस मौसम के हिसाब से फल आपको बॉडी के वेट के हिसाब से लेना है। उसमें भी ऐसा नहीं कि हम कुछ नमक डाल लें, कुछ भी नहीं नेचुरल है, उसी को आपने खाना है। कोई ऊपर से नमक नहीं, है आपको नुकसान करेगा। ठीक है, कोई फ्लेवर नहीं, कोई उसमें आपने नहीं करना है। बहुत ज्यादा अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा जीरा या काली मिर्च, अगर किसी को ब्लोटिंग की समस्या हो रही है, कि जैसे बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि मुझे सेब खाने से पेट में गैस बन रही है, तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा जीरा भुना जीरा ऊपर से स्प्रिंकल कर लो, उसकी वो समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। उसके बाद वो भी बंद कर दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आजकल जब सैलेड खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, उसके ऊपर नमक छिड़क लेते हैं, कहीं जो इनका पाउडर होता है जो टेस्टी सा लगता है, चाट मसाला, तो वो नहीं छिड़कना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छिड़कना चाहिए। एक तो अगर आप मार्केट का चाट मसाला वगैरह ले रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई आपका टेस्ट इनहेंसर डाला जा रहा है, जो कि उसको और खाने की। तो सैलेड वगैरह, फ्रूट वगैरह नेचुरल ही खाएं, बिना नमक खाना चाहिए, कुछ भी नहीं डालिए, आप ऐसे ही खाइए। और कोशिश करिए कि हर भोजन से पहले आप कच्ची अदरक, कच्ची हल्दी चबा के खाइए। कच्ची अदरक, कच्ची हल्दी। अदरक तो फिर भी खाई जाए, हल्दी तो बहुत कड़वी होती है। नहीं होती है, नहीं होती। अगर आप खा करके देखेंगे ना, तो जो अदरक से ठीक उसका अच्छा टेस्ट होता है और धीरे धीरे आदत बन जाती है। कितना टुकड़ा खाएं? वैसे तो हम कैंसर पेशेंट को कहते हैं कि आप 1-1 इंच चबा लीजिए हल्दी, कच्ची हल्दी नहीं। और हर भोजन के पहले 2-2 ग्राम की मात्रा में, 2 ग्राम काबली चने के बराबर का पीस होता है, इतना चबा के, और अदरक का। ये आपके बॉडी में एंटीबॉडीज विकसित रखेगा, ठीक है, पाचन शक्ति को अच्छा करेगा, ब्लड की विस्कोसिटी ठीक से बनाए रखेगा। इस तरह के मल्टीपर्पज इसके चीजें होती हैं, ये करता रहता है। जैसे कहते हैं
एलोपैथ में कहते हैं आप एक गोली खाने से पहले खा लो, हम कहते हैं कि कच्ची अदरक कच्ची हल्दी खा लो। हाँ, वो कैप्सूल होता है जो एसिड बनाता है, हाँ, एसिड को ठीक करता है। हाँ, तो हम ये नहीं कहते। और धीरे धीरे अगर मान लो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आप इस तरह की चीज खाना शुरू कर लोगे, आप पका हुआ भोजन की मात्रा कम कर दो, कि चाय कॉफी आप बंद कर दोगे, एसिडिटी नेचुरली 2-4 दिन में ही आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपने बताया नेचुरल फ्रूट खाओ बिना छिड़कने के साथ, बिल्कुल मौसमी खाओ आप, बिल्कुल जो जो मौसम के हैं। सब्जी रोटी, सब्जी कौन सी हो, रोटी कौन सी हो, सब सब्जी में क्या किस चीज का छौंक लगाएं? देखिए हमारे लोग कहते हैं कि देसी घी का लगाओ। नहीं, वो आप देसी घी कभी भी कच्चा खाने के लिए होता ही नहीं है। तो अगर देसी घी आपके पास, वही देसी गाय का देसी घी जो फिर वही लोचा हो जाएगा, फिर तो हम उसको रहने ही देते हैं। हाँ, क्या सरसों का तेल यूज करते हैं? सरसों का तेल या कच्ची नहीं, रिफाइंड नहीं यूज करिए। रिफाइंड बनाने के लिए किसी भी ऑयल को केमिकल के थ्रू साफ किया जाता है, ठीक है। तो उसमें एक तो केमिकल ऐड हो गया और सारी चीजें निकल गई, ना अच्छी चीज बची ना बुरी चीज बची। ठीक है, सरसों का तेल, सरसों का नहीं, मैं सरसों के तेल को इसलिए कह रही हूँ कि हम जिस रीजन में है उस वक्त यहाँ पे सरसों बहुतायत हो रही है, तो यहाँ के लिए सरसों का तेल। तो आप जहाँ के भी हैं, जैसे अगर कोई साउथ वाला कहेगा तो हम तो नारियल, तो ठीक है कच्ची घनी नारियल का तेल खा लो। हम महाराष्ट्र या इधर क्या कहते हैं गुजरात के लोग कहेंगे हमारे यहाँ तो ग्राउंडनट मूंगफली ज्यादा होती है या तिल ज्यादा होते हैं, तो ठीक है आप उसका तेल कच्ची घनी यूज करो। तो हमारे यहाँ सरसों जो जिस एरिया में है उस एरिया का तेल यूज करें, कच्ची घनी ठीक है, ठीक है। तो आप सब्जी कौन सी हो, सब्जी तोरी, टिंडे, अरबी, आलू, सब आप जो भी रीजनल सब्जी है वो खाइए। आलू और अरबी का इस्तेमाल थोड़ा कम करिए, कार्ब्स की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। बाकी जो भी सीजन की सब्जी सीजन में आ रही है वो आप खाएंगे तो नुकसान नहीं करेगी। लौकी, तोरी, परवल, टिंडे, चौलाई, पालक, ठीक है। सीजन की सब्जी आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगी। ब्रोकली, फूल गोभी, जो भी सीजन में आ रही है, ठीक है, बगैर सीजन के नहीं खाने। आपने सब्जी सभी बता दी, एक अरबी और आलू को थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, थोड़ा कम कर दे, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है इसमें। हाँ, थोड़ा कम कर दे, बाकी तो। और कैंसर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेता है। कैंसर सेल्स, जब भी कैंसर पनपना शुरू होता है तो आयुर्वेदा में यही बोला जाता है, कार्ब्स और शुगर की मात्रा को आप कम कर दीजिए। ठीक है, आपने आलू और अरबी की सब्जी छोड़ दी, आपने दूध पे थोड़ा सा विराम लगा दिया, और आपने सीजनल फूड, सीजनल सब्जियां कुछ भी खा सकते हैं। अब बात आती है गेहूं की। गेहूं के बिना तो रोटी खाई ही नहीं जाती, मतलब फिर क्या करें? गेहूं को हिम्स वाले कहते हैं मत खाओ। अब फिर हाँ, मैं कहती हूँ कि ज्यादा देखिए, हिस्ट्री ना पढ़िए तो साहित्य पढ़ लीजिए आप। 200 साल पुराने पीछे चले जाइए, 150-200 साल, मतलब 200 साल तो काफी ज्यादा हो गया। उस वक्त गेहूं का इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं होता था हिंदुस्तान में, ठीक है। उस वक्त सीजनल आपके, और चावल भी देसी चावल होता था। उस वक्त का ये था कि पुराना अन्न खाया जाता था, नया अन्न खाया ही नहीं जाता था। नव अन्न जिसे कहते हैं वो नहीं खाया जाता। बहुत सी चीजों की फाउंडेशन थी। नव अन्न मतलब जैसे होता है खेतों से आया, फिर उसे स्टोर कर दिया जाता था। जो पहले वाला अनाज है पहले उसे खत्म किया जाता था। तो 10-12 महीने पुराना अन्न ही खाया जाता था, ठीक है। और उस वक्त गेहूं का उत्पादन नहीं था। आप कुछ ना, आप थोड़ा सा साहित्य पढ़ लीजिए, हमारे साहित्य पुराने, मुंशी प्रेमचंद, शरद चंद्र, इन सबको पढ़ लीजिए, ठीक है। और आगे के साहित्यकारों को पढ़ लीजिए, तो उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि जो मोटे अनाज थे हमारे रोज की दिनचर्या में थे। चाहे जितना अमीर आदमी भी हो ना, उसके यहाँ भी गेहूं नहीं खाया जाता था। गेहूं कभी कभी खाया जाता था। गेहूं अंग्रेजों के थ्रू आया हमारे यहाँ पे, गेहूं का इस्तेमाल नहीं था। और अगर मैं क्या कहते हैं अपने मतलब अपने पेरेंट्स की बात करूं, तो हम लोग ने भी सीजनल अनाज बहुत ज़्यादा खाया है, जैसे ज्वार, रागी, मक्की, कोदो की खीर तो मैंने अपने बचपन में काफ़ी खाई है, ठीक है। कंगनी, सावा, ये रेगुलर में खाया जाता था। तो बीच में अगर कभी गेहूं भी डाल लिया जाता था तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। और गेहूं जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया 65 के बाद, जब वो नारा नहीं दे, जब हमारे यहाँ अनाज की कमी होती थी, हम बाहर से मंगाते थे जी, तो अमेरिका से आया, हाँ, हमारे यहाँ नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान का, लाल बहादुर शास्त्री जी ने।
ये एक वक्त हमारे देश में, उस वक्त मैं नहीं थी लेकिन हमने ये हिस्ट्री में पढ़ा है जी। या हमारे मम्मा डैडी ने बताया कि उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री ने एक आह्वान किया था कि हफ्ते में एक दिन व्रत रखेंगे, व्रत रखा जाए। तो उस वक्त हमारे साइंटिस्ट को भी चैलेंज मिला और हमारे किसानों को भी कि आप घर में ऐसे बीज लेके आइए जिनसे हमारी खेती में उत्पादन ज़्यादा हो। तो वो कहीं ना कहीं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन उसी वक्त से शुरू हुआ, उस वक्त की वो ज़रूरत थी। लेकिन ये चीज़ हुई कि हमारे यहाँ से ओरिजिनल बीज ख़त्म होते चले गए और गेहूँ और चावल में फाइबर कंटेंट भी कम होता है। चूँकि हम पहले सारी तरह के अनाज खा रहे थे कि आज हमने जौ खा लिया, कल रागी खा लिया, तो परसों हमने गेहूँ खा लिया, फिर बीच में हमने कोदो खा लिया, फिर हमने ज्वार खा लिया, नरसों हमने गेहूँ खा लिया। तो एक चीज़ गई, दूसरी चीज़ निकली आपकी बॉडी से। ठीक बात है, ठीक है। तो उसने आपके बॉडी को नुकसान नहीं किया, हार्म नहीं किया। और उस वक्त पेस्टिसाइड भी, यूरिया वगैरह भी इतना नहीं डाला जाता था। जो भी उग रहा था प्योर उग रहा था। ठीक है। अब तो मिला अब और जो भी आपका खेती की जा रही थी वो गाय वगैरह के गोबर का या आपको पूरी तरह से उस तरह की चीज़ें। अब कहाँ, अब वो चीज़ें हो नहीं रही हैं तो बीमारी तो बढ़ेगी। तो यहाँ मेरा तो किसानों से आह्वान है, आपसे आह्वान है, मैं ये कहती हूँ कि प्लीज़ खाद का इस्तेमाल कम करिए। ऐसी टेक्निक, मतलब हमारी ऑर्गेनिक खेती हो रही है। केरला वगैरह में तो गांव के गांव ऑर्गेनिक्स कर दिए गए हैं, है ना। ये सरपंच लेवल पे भी अब काम होने शुरू हो गए हैं कि कोई भी केमिकल वाली चीज़ें खेतों में नहीं यूज़ की जाएंगी। तो ये शुरुआत तो वहीं से होनी है। और हम अगर आदत डालेंगे अपने परिवार में कि मोटा अनाज शुरू करने की, या खेतों में जो फल और सब्जी हो रहे हैं या अनाज हो रहे हैं उसमें कोई भी खाद ना डाली जाए, तो हम कम से कम आने वाली जनरेशन के लिए तो एक अच्छा वातावरण तैयार कर देंगे। अगर मैं बात करूं सीधा एकदम गेहूं बंद करने की बजाय उसके अंदर क्वांटिटी कुछ मिला लें, 3-4 अनाज की, ये चीज हो सकती है। 3-4 अनाज की तो क्वांटिटी के लिए मैं कहती हूँ कि आप एक दिन कोई अनाज, एक दिन कोई अनाज, एक दिन गेहूं में आप सब्जियां मिक्स कर लो। सब्जियां, हाँ, या रोंगी वगैरह का आटा डाल लो। सब्जियां जैसे हमने पीस ली मिक्सी में ही, है ना। कोई लौकी वगैरह जैसे पालक वगैरह उससे गूंथ लिया, पानी का यूज नहीं किया। ठीक है। तो इससे क्या होगा, सब्जियों के गुण उसमें आ जाएंगे। ठीक है। तो वो हीट इतना ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, उसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा आ जाएगा, सब्जियों का वो हो जाएगा। गेहूं और चावल में 0 to 3% फाइबर होता है। बाकी मोटे अनाज में 8% से लेके 16% तक होता है। ठीक है। तो इसलिए भी हम गेहूं को थोड़ा अवॉइड करने को कहते हैं, क्योंकि गेहूं जाकर के आपके आंतों से चिपकने लगता है। ठीक है। ठीक है। मोटे अनाज में ये नहीं होता है, वो आप खाए, धीरे धीरे करके हजम हुआ और वॉश आउट हो गया। गेहूं जो कि फाइबर कंटेंट कम है तो वो एकदम से हजम होता है, एकदम से आपको भूख लग जाती है। और ये जब खाएंगे, मोटा अनाज खाएंगे, अब थोड़ा ही खा पाएंगे, लेकिन ये धीरे धीरे आपके बॉडी में ग्लूकोज को छोड़ेगा, मतलब एनर्जी को धीरे धीरे जा करके धीरे धीरे पचेगा। तो और जब पचेगा तो ठीक से निष्कासित भी हो जाएगा, क्योंकि हाई फाइबर है। तो वैसे ही आपके बॉडी में प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि आंतों से चिपका हुआ मल ही तो हमारी बीमारी का कारण होता है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। बाकी मोटी मोटी चीज यही है कि आपको प्लांट बेस्ड चीजों पे ही रहना होगा। जैसे दूध वगैरह के बारे में डिस्कस किए, तो दूध के में हमें प्लांट बेस्ड मिल्क भी बहुत से होते हैं। जैसे हम नारियल का दूध निकाल सकते हैं, बादाम का ले सकते हैं, इसी तरह से रागी का दूध ले सकते हैं, मूंगफली का ले सकते हैं, तिलों से दूध निकाल सकते हैं। हमें बेसिकली वीगन होना है। अगर थोड़ा सा भी सर्च करे कोई जो कि बहुत ज़्यादा कहता है कि नहीं जी मैं दूध नहीं सर्व कर सकता हूँ, तो ये जो मोबाइल है ना, ये नॉलेज भी बहुत देता है। तो हमें वीगन होना है। वीगन ऐसी कम्युनिटी है जो कि प्लांट बेस्ड चीज़ों को ही यूज़ करती है। तो बेसिकली वीगन होना है। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, धन्यवाद जी। ओके, नमस्कार जी। तो ये हमारी कविता दीदी, और सच में बहुत सारी बातों को अब पता भी चला है भाई गेहूं क्यों नहीं यूज करना चाहिए। फाइबर ही 0.3% है और दूध
क्यों हमारा ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये भी आपको कारण पता चला। और कार्ब्स की, कार्बोहाइड्रेट की, कार्ब्स शॉर्ट फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट बड़ा शब्द है। तो कार्बोहाइड्रेट जिस चीज़ में है, जिस चीज़ में आपको यूट्यूब पे देखें इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट, जिसमें सबसे कम हो उस चीज़ को ज़्यादा खाएं, जहाँ तक मैं निष्कर्ष निकल पाए। और किसी भी फल सब्जी को बिना फ्लेवर किए खाएं, नेचुरल खाएं तो ज़्यादा फायदा रहेगा। और सुबह 10 बजे से और शाम के 6 बजे तक जो खाना खा सकते हैं आप, 6 बजे से सुबह के 10 बजे तक आप परहेज रखें, सिर्फ पानी पिएं। कैंसर सेल आपके यूं के यूं डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, या यूं कह लीजिए कि वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। कैंसर सेल पे परसों एक वीडियो आएगी, इस वीडियो के बाद परसों एक वीडियो आएगी। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आपको कैंसर में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। वो सारे सवाल, कैंसर से रिलेटेड सभी सवालों का जवाब हमारे डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी के द्वारा दिया जाएगा। आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दें। तब तक अच्छा एक बात और बता दूं, मैं ये वीडियो सिर्फ समाज सेवा के लिए बनाई जा रही है। मैं इस वीडियो की कोई प्रमोशन, कोई पैसा नहीं ले रहा भाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिसको कैंसर होता है उसके लिए दुनिया में अंधकार छा जाता है। मैं ये भी चाहता हूं, मैंने हिम्स से कोई पैसा नहीं लिया, यहाँ की कोई प्रमोशन का ठेका नहीं ले रखा, लेकिन यहाँ पे कैंसर के पेशेंट मैंने ठीक होते देखे हैं। इसलिए मेरी आत्मा ये कहती है अगर जगदीप के थ्रू यहाँ पे कोई पेशेंट आता है वो ठीक होगा तो जगदीप को ब्लेसिंग देगा, इसीलिए मैं इस काम को कर रहा हूँ भाई। फिलहाल यह वीडियो इतनी। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।